वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। हम पढ़ रहे हैं महेश कुमार बर्नवाल, उनकी किताब है भारत का भूगोल, जिसमें कि चैप्टर नंबर 9 है पर्यावरण व पर्यटन। इसके पहले हमने चैप्टर क्रमांक 1 से 8 तक पढ़ा हुआ है, किया हुआ है। हर एक चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कई बार नोट से या प्रश्न उत्तर केवल करते हैं और उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम मिस कर देते हैं। तो एक एक लाइन पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे, कौन सी चीज़ें हमसे छूट रही थी और किन चीज़ों की रिवीजन की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार अगले क्रम में बढ़ते हैं पर्यावरण व पर्यटन की ओर और शुरुआत करते हैं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। भारत में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम 1978 में प्रारंभ किया गया था। जनवरी 1994 में जारी अधिसूचना के तहत औद्योगिक उत्खनन, सिंचाई, परिवहन, पर्यटन, संचार आदि के क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं की 29 श्रेणियों के लिए इस कार्यक्रम को अनिवार्य बना दिया गया था। यह श्रेणी जो है वर्तमान में बढ़कर 39 हो गई है। 1997 में इस अधिसूचना में संशोधन करके जन सुनवाई को इस आकलन प्रक्रिया का अनिवार्य अंग बना दिया गया। पर्यावरण संबंधी मंजूरी मंत्रालय में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एजेंसी के द्वारा प्रदान की गई है। अब हमें लग रहा है यह चैप्टर कहाँ महत्वपूर्ण है। देखिए, मेंस का प्रश्न था कि जो भी फैक्ट्रीज खुलते हैं या फिर जो भी शासन के द्वारा संचालित होते हैं कार्यक्रम, उत्खनन हो या फिर पर्यावरण की मंजूरी की आवश्यकता जिसमें होती है, तो इस समय यह विभाग महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं भी कोई कार्य शुरू किया जाना है, वह हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो उसमें एक जांच समिति होती है जो कि रिपोर्ट देती है कि यह कार्य या उत्खनन कार्य है या फिर कोई स्थापना हो रही है किसी बड़े फैक्ट्री की, तो उसमें जन सुनवाई होती है। लोकल वहाँ के लोग होते हैं, वो उसमें सहमति असहमति व्यक्त करते हैं। इसके पश्चात पर्यावरण संबंधी मंजूरी हो जाता है कि यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है या नहीं है। तो एक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एजेंसी भी यहाँ बनाई गई है। किसी भी क्षमता के बिजली संयंत्रों के सह उत्पादन के मामले में यह अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 1999 से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति संबंधी जानकारी को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। परियोजनाओं की प्रकृति के अनुसार कुछ सुरक्षा उपायों की भी संस्तुति की जाती है। व्यवस्थाओं की निगरानी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने शिलांग, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, लखनऊ और भोपाल में 6 केंद्रीय जो क्षेत्रीय केंद्र है उसकी स्थापना की है। तो देखिए, सुरक्षा उपाय की संस्तुति भी करेंगे, व्यवस्थाओं की निगरानी भी करेंगे और समयबद्ध क्रियान्वयन भी करेंगे। तो इसके लिए 6 जगह, शिलांग हो गया मेघालय में शिलांग, भुवनेश्वर उड़ीसा, चंडीगढ़ आपका पंजाब, इधर बेंगलुरु, लखनऊ और भोपाल, ठीक है। इसमें 6 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं और समय समय पर अधिसूचना में संशोधन होते रहते हैं। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हेतु 2 प्रमुख सिद्धांत एवं प्रविधियां विकसित की गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक है यूनेप और एक है यूएनडीपी। दोनों ने मान्यता प्रदान की गई है। यह जो प्रविधियां हैं वो है आकस्मिक मूल्यांकन विधि और यात्रा लागत विधि। ये आकस्मिक मूल्यांकन विधि एक बार आ चुका है शॉर्ट नोट में और या लॉन्ग नोट में था, और यात्रा लागत विधि। तो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सूचकांक कौन कर रहा है, मान्यता दे रहा है इसको? यूनेप और यूएनडीपी दे रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये दोनों मान्यता देते हैं, आकस्मिक मूल्यांकन विधि और यात्रा लागत विधि। इन दोनों में पर्यावरणीय निम्नीकरण के कारण होने वाली हानि को डॉलर में मापा गया है। आकस्मिक मूल्यांकन विधि के अंतर्गत पर्यावरणीय ह्रास से उत्पन्न पर्यावरणीय विपदाओं से होने वाली हानि का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, पर्यावरणीय ह्रास हो रहा है, एनवायरमेंटल लॉस हो रहा है, तो उसमें पर्यावरणीय जो विपदाएं होंगी उसके होने वाले हानि का मूल्यांकन किया जाता है। और यह कार्य राज्य सरकारों के पर्यावरण मंत्रालय कौन करेगा? यह कार्य राज्य सरकारों के पर्यावरण मंत्रालय करेंगे और राज्य प्रदूषण बोर्डों के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से भूस्खलन और प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार की आकस्मिक बीमारी से उत्पन्न होने वाले हानि पर विचार किया जाता है। यात्रा लागत विधि में आर्थिक क्रियाकलापों एवं विकास कार्यों को उसके लागत प्रभाविता मतलब कॉस्ट इफेक्टिविटी के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। क्या है कॉस्ट इफेक्टिविटी? कि कितना कॉस्ट उसमें लगेगा और कॉस्ट लगने के बाद भी वो इफेक्टिव है कि नहीं, वो चीज़ पता चला हमने कोई किसी चीज़ को खूब लागत के साथ बनाया लेकिन उसका प्रभाव या उसका जो हम लाभ मिलना चाहिए था वो उतना नहीं है। तो इसमें विश्लेषण किया जाता है कि किसी भी विकास कार्य से किस प्रकार की पर्यावरणीय हानि की आशंका हो सकती है और इस प्रकार वास्तविक लाभ को सिर्फ आर्थिक परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाता है। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि ये सिर्फ इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव से सही हो, बल्कि ये हमको एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी होना चाहिए। इसके लिए पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय मूल्यांकन कार्य करते हैं। कौन कौन कार्य करता है? एक तो पर्यावरण कर ही रहा है, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय। जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम कैसे चीज़ों में और ज़्यादा सुधार कर पाएंगे।
तो 1999 से देख रहे हैं कि 30 करोड़ से अधिक लागत के सभी विकास कार्यों के लिए पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति आवश्यक मानी गई है। अगर 30 करोड़ से अधिक लागत का कोई कार्य हो रहा है तो बिना पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति के नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इसमें ये याद रख लेना है कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू कब हुआ था, तो 1978 में शुरू हुआ था। पर्यावरण से रिलेटेड जैसे कि अभी वन्य जीव का भी हम लोग देखे 1972 देखे थे, मगरमच्छ का 1974 देखे थे, कछुआ का 1975 देखे थे, वन का 1988 देखे थे। तो ऐसे करके बहुत सारे सन हमने याद किए हैं। उसी में एक 78 जो है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम में, ये 1978 को भी याद रखना है। 8, ठीक है, 8 को पर्यावरण से किसी भी तरीके से हमको रिलेट करना है। देखिए, हरित मतलब किसी भी तरीके से हरी चीजें देखने के लिए हमें क्या, चश्मे की आवश्यकता होती है, चश्मा, ठीक है, चश्मा। एनवायरनमेंट थोड़ा ग्रीन ग्रीन रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये चश्मा को आप 8 से रिलेट कर लीजिए तो ये 1978 याद हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए 5 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं जिस पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण और वनीय ह्रास। तो जल, थल और वायु 3 चीजें हो गई हैं, मतलब जल प्रदूषण, मृदा, थल हो गया और वायु हो गया। इसके अलावा भूमि निम्नीकरण और वनीय ह्रास से उत्पन्न होने वाली हानियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो कहीं पे कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रही है तो वहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट पे, स्थानीय पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा, उसके हानियों का मूल्यांकन किया जाएगा। और यही कारक जो है डिसाइड करेंगे कि आगे चल के इसमें कितना हानि है, कितना लॉस है। तो 10 बिलियन डॉलर की अगर हानि होती है तो हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद का ये क्या है, 5% भाग है। और यह भारत के स्वास्थ्य कार्यक्रम पे होने वाले खर्च का दोगुना है। तो पता चला कि हम इधर जितना बचा रहे हैं उतना स्वास्थ्य कार्यक्रम में खर्च कर दे रहे हैं। तो भारत के पर्यावरणीय निम्नीकरण के 6 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य है, हरित क्रांति का क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट क्षेत्र है, बंजर भूमि क्षेत्र है, महानगरीय और औद्योगिक क्षेत्र है। तो पर्यावरणीय निम्नीकरण के 6 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? हिमालय वाला हो गया, उत्तर में आपका हरित क्रांति का क्षेत्र हो गया। अब तटीय देख लेते हैं। तटीय में वेस्टर्न घाट प्रदेश है, तटीय क्षेत्र है, बंजर भूमि राजस्थान वाला क्षेत्र है और महानगरीय और औद्योगिक क्षेत्र है। इन क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को पहचान करते हुए इनके समाधान हेतु विविध पर्यावरणीय प्रबंधन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन कार्यक्रम जैसे कि 5 उपगमों में बांटकर देखा जा सकता है। एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए हम इसको डिटेल से देख रहे हैं। निषेधात्मक के अंतर्गत मतलब एक तो नहीं करो, क्या क्या नहीं करो, तो वन नहीं काटो, ठीक है, वन ह्रास पे रोक लगाना है तो हमें वन नहीं काटना होगा। फिर झूम खेती पर रोक है, वायु प्रदूषण निवारण कानून। अब यहाँ देखिए सारे डेट आपको एक साथ मिल जाएंगे जो हमने याद किया था। तो झूम खेती, झूम झ को छ से थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो 76 है। झूम खेती पर रोक, तो झूम खेती पर रोक 1976। वायु प्रदूषण निवारण कानून, वायु प्रदूषण ये है 72, वायु को 72 से कनेक्ट करना पड़ेगा, वायु को 72 से कनेक्ट करना पड़ेगा। जल प्रदूषण निवारण कानून 1982। तो वायु के जस्ट 10 साल बाद क्या आता है, जल आता है। वायु है 72, वायु क्या है 72 और जल क्या है 82। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 और वन कानून 88। कभी ना कभी ये जोड़ा मिलाने के लिए आता ही आता है, तो इसको अभी का अभी याद करके एकदम से दिमाग में बैठा लेना है कि झूम खेती पर रोक हमने 76 पढ़ा, 6 को 6 को झ से कनेक्ट करेंगे तो झूम खेती 1976 हो जाएगा। वायु में 72 है और वायु के जस्ट 10 साल बाद 82 में आता है जल। तो वायु और जल, पर्यावरण संरक्षण 1986, ये हमेशा याद ही रहता है। वन कानून 1988। अभी हम लोग चश्मा वाला जो पढ़े ना कि ग्रीन चीज़ों को देखने के लिए चश्मा की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे डबल चश्मा क्यों है, क्योंकि हमें वन कानून को हमें 1988 से रिलेट करना है, 1988 से रिलेट करना है। और पर्यावरण संरक्षण पहले आ गया, उसके बाद वन कानून आया है, 1986 में आया है पर्यावरण संरक्षण। तो ये निषेधात्मक उपाय हो गया कि हमने रूल्स बना दिए, रेगुलेशन बना दिए कि भैया अगर तुम ये सब करोगे, काटोगे, पीटोगे, पेड़ को नुकसान पहुंचाओगे, जल थल को नुकसान पहुंचाओगे, तो ये कानून हमने बना दिए हैं। तो निषेधात्मक उपाय कहा जाता है कि आप करोगे तो उसके लिए दंड मिलेगा। अब आता है संरक्षणात्मक उपाय। इसके अंतर्गत समस्त जीव जंतु और पौधों की प्रजातियों का संरक्षण का प्रयास किया जाता है। तो संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे, टाइगर प्रोजेक्ट बनाएंगे, नेशनल पार्क बनाएंगे और वन्यजीव अभ्यारण्य बनाएंगे। तो संरक्षणात्मक उपाय में हम क्या करते हैं, इनका संरक्षण करते हैं। पुनर्विकास क्या है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वानिकी, क्षतिपूर्ति वानिकी, सामाजिक वानिकी आदि सम्मिलित किया जाता है। बंजर भूमि विकास, मृदा संरक्षण, जैविक खादों का प्रयोग। देखिए मान लीजिए एक बार जमीन जो है हमारी अनुर्वर हो गई किसी भी कारण से,
कोई जमीन जो है हमारी उससे बहुत अच्छी खेती हो रही थी, क्या हो गई, अनुर्वर हो गई। तो अब इसको हम पुनर्विकास करेंगे। तो पुनर्विकास करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जैविक खादों का प्रयोग करेंगे, मृदा संरक्षण का प्रयास करेंगे, फसल चक्र को ठीक करेंगे और कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण एवं उनके आधार पर कृषि पद्धतियों को अपनाएंगे। तो जितना ज्यादा सुधार हो सकता है। तो पुनर्विकास में बंजर भूमि विकास, तो बंजर भूमि का विकास करने के लिए देखिए मृदा संरक्षण है, जैविक खादों का प्रयोग है, फसल चक्र का पालन करेंगे और पद्धतियों को अपनाएंगे, कृषि पद्धतियों को जो यहाँ के लिए अनुकूल हो। तो इस तरीके से उस जो जगह है वहाँ का पुनर्विकास होगा। अब अनुसंधान देखते हैं, बिना अनुसंधान के तो सब अधूरा है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो और अच्छे से हम पर्यावरण के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ज से जेड आ रहा था यहाँ पे, काजरी में जेड आ रहा था, इसको जोधपुर से कनेक्ट किए थे। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में है, देहरादून फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है। वुड जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, वुड कहाँ है, बहुत ज्यादा कोयम्बटूर में है, लकड़ियाँ, इसको कनेक्ट करने के लिए कोयम्बटूर, वुड जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। नेशनल डेसिडुअस फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जबलपुर, डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे है, जबलपुर में, नर्मदा जी के किनारे क्या है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो अनुसंधान के लिए कौन कौन से केंद्र स्थापित किए गए, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट आ गया मतलब देहरादून, वुड आ गया तो कोयम्बटूर, वुड जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, और नेशनल डेसिडुअस, नर्मदा जी के किनारे डेसिडुअस फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है कहाँ, जबलपुर में। तो ये सब प्रमुख संस्थान स्थापित किए गए। विश्वविद्यालयों में भी पर्यावरण संबंधी शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, पर्यावरण को अब इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आते हैं। दूर संवेदी उपग्रहों एवं भौगोलिक सूचना तंत्र GIS एवं पर्यावरणीय सूचना तंत्र EIS के माध्यम से पर्यावरणीय ह्रास पर निगरानी रखी जा रही है। तो हम दूर संवेदी उपग्रहों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि भाई कहाँ पे, जब भी हम वन वाला करते हैं उसमें कितने प्रतिशत वन हमारे किससे रिलेटेड हैं, तो उसमें हम दूर संवेदी जो उपग्रह है उसका प्रयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखिए, भारत वैश्विक पर्यावरण से संबंधित सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल हुआ और NPT और CTBT को छोड़ करके सभी समझौते पे हस्ताक्षर किया है। NPT क्या था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। तो हम मतलब जो परमाणु कार्यक्रम है, हमारे परमाणु कार्यक्रम है, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, आगे रिसर्च नहीं करेंगे, ये सब पे हमने साइन नहीं किया है, CTBT पे भी नहीं किया है। तो इनको छोड़ करके जो भी वैश्विक पर्यावरण कार्यक्रम है उसमें हमने किया है। तो सैद्धांतिक रूप से भारत इन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे, बशर्ते इस भेदभाव परक प्रावधान को हटाया जाए। तो परमाणु संपन्न देश तो ऑलरेडी संपन्न हो चुके हैं और गैर परमाणु देशों के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो इसके कारण भारत ने लगातार विरोध किया। आमतौर पर भारत ने पर्यावरणीय सम्मेलनों में विभिन्न प्रस्तावों का पालन किया है, जैसे कि 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, काफी महत्वपूर्ण है स्टॉकहोम सम्मेलन। भारत में वायु प्रदूषण निवारक कानून, वायु वाला क्या याद किए थे, यही किए थे 1972। देखिए तो अभी याद करने में आसानी हो जाएगी कि 1972 में ही क्या होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, इसी के बाद 1972 में ही हमारा क्या हो जाता है, वायु प्रदूषण पे कानून हम निकालते हैं। वन्य जीव अधिनियम भी यही होता है, वन्य जीव अधिनियम भी देखे हैं हम 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट देखते हैं तो टाइगर प्रोजेक्ट भी यही होता है। जैव विविधता का संरक्षण कार्य आरंभ किया गया। इसी प्रकार भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, रियो डी जेनेरियो में जो एजेंडा 21 पारित हुआ था, सभी में एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है कि हम स्टॉकहोम सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए और जैसे पार्टिसिपेट किए तो उसके बाद आकर के देश में हमने बहुत सारी चीजें लागू की हैं, जिसमें कि वायु प्रदूषण वाला, वन्य जीव अधिनियम, टाइगर प्रोजेक्ट, जैव विविधता सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जाते हैं, रियो डी जेनेरियो, तो उसके बाद भी हम बहुत सारे एजेंडा 21 जो है वो करते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल आदि सम्मेलनों में सहमति व्यक्त करते हुए इस प्रावधानों के अनुसार हम लोग कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। 1988 ईस्वी में क्या हुआ था कि बेलग्रेड में भारत ने प्लैनेट प्रोटेक्शन फंड की दिशा में भी कदम उठाया था। और 1988 में एक और चीज हुआ था, वन कानून। इस प्रकार भारत में पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत उन देशों में शामिल है जहाँ पर्यावरण के संबंध में पर्याप्त जागरूकता आई है एवं विकास कार्यों के क्रम में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में बल दिया गया है। अब देखिए पूंजी कम है हमारे पास, तकनीक कम है, मतलब फंड कम है और टेक्नोलॉजी कम है, जिसके कारण बहुत सारी बाधाएं आती हैं। इसलिए विकसित देशों की जो पर्यावरण प्रबंधन तकनीक है वैसे भारत जैसे विकासशील देशों को भी उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही में जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी है, जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि है, इन सब समस्याओं के समाधान के बिना भारत में पर्यावरणीय प्रबंधन का सही क्रियान्वयन नहीं हो सकता। ये सब चैलेंजेस हैं, की फंड नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, जनसंख्या ज्यादा है, गरीबी है,
तो दीर्घकालिक नीति अगर हम बनाते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों को शामिल करना होगा और साथ में जन भागीदारी और जन जागरूकता को बढ़ाने के भी प्रयास करने होंगे। तो शॉर्ट में एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पढ़ रहे थे कि मूल्यांकन कार्यक्रम शुरुआत किया गया 1978 से शुरू किया गया था और आकस्मिक मूल्यांकन विधि और यात्रा लागत विधि, ये दो तरह की प्रविधियां हैं जिससे ये नापा जा सकता है। और पर्यावरण निम्नीकरण के 6 प्रमुख क्षेत्र पढ़े थे हम लोग। फिर उपाय पढ़े जिसमें उपाय में निषेधात्मक जितने कानून वानून है सब निषेधात्मक है। संरक्षणात्मक जितने हम वन्य जीवों को या फिर किसको संरक्षित करते हैं वो संरक्षणात्मक है। पुनर्विकास अगर कोई हम होपलेस केस हो गया है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, बंजर भूमि में खाद वाद दे रहे हैं, जैविक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। पुनर्विकास, फिर अनुसंधान बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना तो सब चीज़ बेकार ही है। फिर आते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, क्या होता है ये? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है इसको। पर्यावरण संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यावरणों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दिल्ली में 18 अक्टूबर 2010 में स्थापित किया था। 2010 की बात है ये। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम एवं जैव विविधता अधिनियम सहित जल एवं वायु प्रदूषण के बचाव के लिए बनाए गए सभी पर्यावरणीय कानूनों से संबंधित अपीलें इस न्यायाधिकरण में की जा सकेगी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम सहित जल वायु प्रदूषण के बचाव के लिए बनाए गए सभी पर्यावरणीय कानूनों से संबंधित अपीलें इस न्यायाधिकरण में की जा सकेंगी। विभिन्न एजेंसियों के बीच में पर्यावरण संबंधी विवादों का निपटारा भी इस न्यायाधिकरण में होगा। मंत्रालय और पर्यावरण मंत्री के विरुद्ध वाद भी इसमें दायर किया जा सकता है। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एजेंसी आती है जहाँ विवाद है तो विवादों का निपटारा यहाँ पे होगा और पर्यावरण मंत्री के विरुद्ध विवाद इसमें दायर हो सकता है। इससे अदालतों में मुकदमों के लंबित होने से मुक्ति मिलेगी। और राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी का गठन किया गया है जो कि पर्यावरण संबंधी कानूनों के अनुपालन की निगरानी का कार्य करेगा। तो काफी महत्वपूर्ण है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 में। 10 मतलब कि अब बस करूँ, 10 बस अब बहुत हो गया, अब एक ट्रिब्यूनल की आवश्यकता है। तो 10 बस 2010 में हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 को जो 2010 में स्थापना हुई है। और 10 करो बस करो, अब एक ट्रिब्यूनल की आवश्यकता है यही। और एनईए, नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी का गठन, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण का गठन किया गया ताकि ये सब कानून का पालन हो सके और निगरानी हो सके। अब आते हैं भारत में सतत विकास के प्रयास। क्या क्या प्रयास किए गए हैं? तो आर्थिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा के मध्य में एक संतुलन बनाना है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिकली हम बढ़ते जा रहे हैं और एनवायरमेंटल हमारा पूरा लॉस होते जा रहा है। तो संतुलन बनाने के लिए हम भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना। मतलब ऐसा ना हो कि सारा जो उपभोग है हम अभी कर लें और भावी पीढ़ियों के लिए कुछ न छोड़ें। तो उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो, उसको ध्यान में देखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को हम पूरा कर रहे हैं भविष्य की भावी पीढ़ियों को लेते हुए। तो सतत विकास में देखिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं। वनारोपण हो रहा है, सामाजिक वानिकी हो रही है, मृदा संरक्षण, पड़ती भूमि विकास कार्यक्रम। अगर कोई भूमि बंजर हो गई, पड़ती हो गई तो उसे विकास करने का कोशिश किया जा रहा है। कृषि जलवायु प्रादेशिकरण, जल संभर प्रबंधन, फसल चक्र के नियम का पालन, शुष्क कृषि विकास। तो किसी भी तरीके से जो लॉस हो गया उसको रिएम्बर्स करने का कोशिश किया जा रहा है कि वनारोपण कर देते हैं, सब लोग मिलजुल करके वन लगाएं। तो वन में आप देखे होंगे सड़क के किनारे किनारे बांध का जो मेड़ होता है उसके ऊपर कोशिश किया जाता है, जो भी खाली क्षेत्र है वहाँ पे सामाजिक वानिकी के माध्यम से वन लगाने का। मृदा संरक्षण मतलब पड़ती भूमि अगर कोई है तो पड़ती भूमि में किस प्रकार से विकास किया जाएगा। कृषि जलवायु प्रादेशिकरण, जल संभर प्रबंधन और फसल चक्र के नियमों का पालन करना। इसके अतिरिक्त जीव मंडल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जलग्रस्त भूमि संरक्षण, मैंग्रोव संरक्षण। तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जलग्रस्त भूमि संरक्षण, मैंग्रोव संरक्षण, तटीय पारिस्थितिकी, मलिन बस्तियों में सुधार, प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून आदि को भी शाश्वत विकास की दिशा में भारत में हो रहे प्रयासों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। वस्तुतः भारत उन विकासशील देशों में आता है जहाँ पर्यावरण के संबंध में व्यापक जागृति आई है एवं टिकाऊ विकास हेतु सराहनीय प्रयास किया गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के आदि के वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ हुई थी। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वयं को अनुकूल बनाने तथा भारत के विकास पथ की पारिस्थितिकी सततता को आगे बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसके अनुसरण में 8 राष्ट्रीय मिशनों की शुरुआत की जा रही है। कौन कौन से मिशन है? देखिए कौन कौन से मिशन है। एक तो वर्ष 2008 में हम क्या कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ हुई थी।
2008 में। जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वयं को अनुकूल बनाने और भारत के विकास पथ की पारिस्थितिकी सततता को आगे बढ़ाने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत। कौन कौन से मिशन है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, ठीक है, ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का मिशन, रहन सहन के लिए मिशन, जल संरक्षण के लिए, हिमालय के लिए, तो सौर ऊर्जा के लिए है, ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए है, रहन सहन के लिए मिशन है, और जल संरक्षण हिमालय के लिए मिशन। एक चीज़ हम कॉमन देख रहे हैं कि जो भी काम हो रहा है उसमें 8 जरूर है। देखिए 8 जो हम लोग हरित चश्मा पढ़ा था, हरित चश्मा का उपयोग करना है। तो यहाँ पे भी 2008 है, वहाँ 1978 में भी 8 था। फिर वो 1 वाला पढ़े थे 1988, उसमें तो 2 थे, 8 था, डबल 8 था जो 1 नीति के लिए पढ़े थे। तो 8 की भूमिका सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा कोरिलेट करने के लिए। ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, टिकाऊ कृषि मिशन, ज्ञान की रणनीतिक मिशन। तो जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र भी देखिए पुणे बनाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जलवायु परिवर्तन का एक्शन प्लान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे में जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के लिए समर्पित केंद्र की स्थापना की गई है। अब आते हैं ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? 20 फरवरी 2014 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को मंजूरी दी गई थी। इसका लक्ष्य भारत के घटते वन क्षेत्र का संरक्षण, पुनर्वनीकरण और वन क्षेत्र में वृद्धि करना था। संपूर्ण मिशन की लागत 46,000 करोड़ रुपए है, और इसमें देखिए मणिपुर, मिजोरम, झारखंड और केरल, ये 4 राज्य शामिल हैं। मणिपुर, मिजोरम, झारखंड और केरल। तो इसमें वन क्षेत्र हो या गैर वन क्षेत्र हो, इन दोनों को मिलाया गया है और ग्रीन इंडिया मिशन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। आगे देखते हैं वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान प्रणाली। सफर, सफर क्या होता है? सफर का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सफर, सफर तो वायु जो है ना, वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान प्रणाली। तो सफर से इसको कनेक्ट करेंगे सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी। उसके बाद है वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो फोरकास्टिंग एंड रिसर्च है FAR, और यह सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी। वेदर एक्स्ट्रा है, W का कोई इसमें वर्ड नहीं है। तो प्रथम भारतीय वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान का अनुसंधान प्रणाली है, जिसका विकास भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि IITM के द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर किया गया है। किसके साथ मिलकर किया गया है? उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, दोनों ने मिलकर के क्या किया है? ये बनाया है सफर। तो इसमें क्या करते हैं? भारत की जो वायु गुणवत्ता होती है और मौसम पूर्वानुमान, दोनों का अनुसंधान प्रणाली है। ये एक एप्लीकेशन भी बनाया गया था सफर एयर को। सफर एयर को 17 फरवरी 2015 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। सफर एयर एप्लीकेशन से स्थानीय वायु गुणवत्ता संबंधी सूचनाओं के साथ साथ भावी 3 दिनों की वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। तो मोबाइल ऐप है ये, कलर कोडेड सिस्टम, जिसमें कि अच्छे से खराब तक की 6 वायु गुणवत्ता स्तरों का पृथक रंग निर्धारित है, और इसके माध्यम से वायु गुणवत्ता सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। तो जैसे मान लीजिए कि दिल्ली का AQ इंडेक्स बहुत ज्यादा आज के दिन में लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो हम इस ऐप में ये जान सकते हैं कि आज की स्थिति क्या है और अगले 3 दिन की स्थिति क्या होगी। अब देखते हैं ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट ये 2020 में 21 जनवरी 2020 को ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट ने भारत के सबसे प्रदूषित जो शहर होते हैं, सबसे प्रदूषित शहर को रैंक करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों और 287 शहरों के पार्टिकुलेट मैटर, मतलब कि पार्टिकुलेट मैटर आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। झारखंड में झरिया PM10 के मामले में सर्वाधिक प्रदूषित शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। मिजोरम का लुंगी शहर सबसे कम प्रदूषित शहर है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के निर्धारित स्तर के तहत पार्टिकुलेट जो मैटर स्तर है वाला एकमात्र शहर है। तो ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट में भारत का जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर होता है उसकी रैंकिंग की जाती है। कौन सा शहर सबसे ज्यादा है, ये करंट से इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से नोएडा, बरेली, गाजियाबाद, प्रयागराज, फिरोजाबाद, मुरादाबाद ये सब दिया है, लेकिन इसमें करंट से अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा देखेंगे। ऑयल जेपर क्या होता है? भारत के द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि TERI TERI के द्वारा विकसित ऑयल जेपर एक विशिष्ट बैक्टीरिया होता है जो कि समुद्री तट पर ऑयल टैंकर से रिसने जो तेल रिसता है उसके जैव उपचार में सहायक होता है। तो हमने देखा कि समुद्र है, तो समुद्र में क्या होता है? बहुत सारे शिप चलते हैं, बहुत सारे शिप चल रहे हैं। अभी भी
देखते हैं हम कि तेल का हम जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से हम बहुत ज़्यादा अपना तेल और गैस लेके आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ फैल जाएगा, समुद्र में भी तेल फैल जाएगा। तो ये एक विशिष्ट प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि समुद्री तट पर ऑयल टैंकरों से तेल रिसने के पर उसके जैव उपचार में सहायक होता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के मध्य ये क्या होता है, पूर्ण रूप से क्रियाशील रहता है। तेल की चारों परतों को नष्ट कर देता है। ये तेल की चारों परतों को नष्ट कर देता है। ऑयल जेपर एक पाउडर की तरह होता है जिसे तेल रिसा वाले परत पर छिड़क दिया जाता है और 3-4 महीने के अंदर बैक्टीरिया पूरे तेल को खा जाती है। तो इस प्रकार समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और ये तकनीक अन्य विकल्पों की तुलना में 40% सस्ती भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो कॉस्ट इफेक्टिव है तो प्लस ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि कोई केमिकल और इसकी आवश्यकता नहीं है, बैक्टीरिया ही है। तो द रिसर्च एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह विकसित है। ऑयल जेपर एक बैक्टीरिया है, तो इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इस तरह के बैक्टीरिया, शैवाल, ये सब हम खोजते रहें ताकि हमें पर्यावरण प्रदूषण में कुछ हेल्प मिल सके। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, देखिए क्या SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। WWF ने धान के खेतों से निकलने वाले नुकसानदेह मीथेन गैस को कम करने के लिए धान की कृषि को ऐसी विधि विकसित की है जिससे कि 40% पानी भी बचेगा और 30% अधिक फसल भी उत्पादित होगी। मतलब ये वाटर भी कम लग रहा है, इसमें कम लगेगा और 30% फसल भी अधिक मिलेगी। टिकाऊ कृषि के विकास की दिशा में किए जा रहे इस प्रयास में रासायनिक खाद के बदले में कंपोस्ट खाद, मतलब कि कोई भी जैविक खाद का उपयोग पर बल दिया जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। राइस को क्या करना है, बढ़ाना है, इंटेंसिफाई करना है, जिसमें कि पानी भी कम लगे, मीथेन गैस कम निकले और फसल का उत्पादन भी ज़्यादा हो। तो देखते हैं कि क्या इसके लिए किया गया है। पानी और कम पोषक तत्वों वाली नर्सरी तैयार करना, पौधों के बीच में पर्याप्त जगह छोड़ना इस पद्धति में शामिल है। तो पानी भी कम लगेगा, कम पोषक तत्व रहेगा, नर्सरी तैयार करेंगे और बीच में क्या करेंगे, थोड़ा पर्याप्त जगह छोड़ेंगे, इस पद्धति में शामिल है। और धान की खेती की इस तकनीक को सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहा गया है। ऐसा अनुमान है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन तकनीक के द्वारा हम बेहतर खाद्य सुरक्षा हेतु चावल उत्पादन में गत्यात्मकता ला सकेंगे एवं सतत कृषि विकास की दिशा में उन्नति कर सकेंगे। आर्कटिक में भारतीय अभियान देखते हैं। आर्कटिक जो है, हमको पता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों बर्फ से ढके हुए हैं। जो हमारा अर्थ है उसमें नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो ये दोनों क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ है। तो ये हमारा है आर्कटिक वाला और ये है अंटार्कटिक वाला। तो आर्कटिक अभियान हिमाद्री अगस्त 2007 को नॉर्वे के स्वालबर्ड के स्पिट्सबर्जन में भेजा गया। आर्कटिक अभियान हिमाद्री कहाँ से रिलेटेड है, प्रश्न आता है कि हिमाद्री अभियान जो है आर्कटिक से रिलेटेड है या अंटार्कटिक से। तो 2007 में शुरू किया गया था। ये स्वालबर्ड और स्पिट्सबर्जन में भेजा गया। उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर दूर नी एलिसैंड में हिमाद्री अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। नॉर्वे के स्पिट्सबर्जन के पश्चिमी भाग में नी एलिसैंड ही सुदूर उत्तर में ऐसा स्थान है जहां मनुष्य रह सकते हैं। आर्कटिक क्षेत्र के प्रमुख जलवायु परिवर्तन, पूरा जलवायु, हिमनद विज्ञान, भू विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किया जाएगा। और 2014 में इंडार्क नामक भारत के प्रथम बहुसेंसर मोड वेधशाला कॉन्ग्स जॉर्डन में स्थापित किया गया है। इसी क्रम में भारत का सुदूर उत्तरी वायुमंडलीय प्रयोगशाला गुरु बडेट में हुई है। महत्वपूर्ण क्या है, हिमाद्री किससे रिलेटेड है, आर्कटिक अभियान से। क्या करता है ये, तो जलवायु परिवर्तन, हिमनद विज्ञान, भू विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इससे रिलेटेड अनुसंधान कार्य कर रहा है। फिर इंडार्क याद रखना है, इंडार्क ये भी बहुसेंसर मोड है। इसकी वेधशाला जो है कांग्स जॉर्डन में स्थापित है। और वायुमंडलीय प्रयोगशाला एक और है जो कि गुरु बडेट में इसकी स्थापना हुई है। तो 17 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण शीर्षक से भारत की आर्कटिक नीति जारी किया है। इस नीति का उद्देश्य संसाधन संपन्न और तेजी से बदलते हुए आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत का सहयोग बढ़ाना है। अब आते हैं UNCCD का COP14 सम्मेलन जो कि 2019 में हुआ था। इसमें मरुस्थलीकरण के शमन के लिए कुछ प्रयास किए गए। देखिए, मरुस्थलीकरण शमन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन COP14 आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। 196 देशों ने यूरोपीय संघ के 8000 लोग शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य था बढ़ते हुए मरुस्थल, सूखा, भूमि क्षरण को रोकना। मरुस्थलीकरण शमन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का प्रारंभ 1993 में हुआ था और भारत में आयोजित यह सम्मेलन का 14वां सम्मेलन था। अब इसमें दो प्रकार की थिंकिंग चलती है। एक चलती है कि मरुस्थलीकरण को रोका जाए। क्या किया जाए, मरुस्थलीकरण का शमन किया जाए। मतलब जो भी हमारे, मान लीजिए इंडिया की अगर बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं
तो हमको पता है कौन कौन से रीजन, मान लीजिए ये वाला एरिया, थार डेजर्ट वाला एरिया जो है, मरुस्थलीकरण। तो दो विचार क्या है, एक तो ये है कि शमन कर दिया जाए, मरुस्थलीकरण को बढ़ने न दिया जाए। दूसरा, कुछ जो पर्यावरणविद है वो ये कहते हैं कि हम इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें जो वहाँ का पर्यावरण है, मान लीजिए कि मरुस्थलीय पर्यावरण है, वहाँ की अपनी जैव विविधता होगी, मतलब वहीं पे उगने वाले जैसे नागफनी, कैक्टस पौधे होंगे, वहीं पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो उनके लिए होगा, जीव जंतु होंगे। तो मरुस्थलीय इकोलॉजी भी तो एक अपने आप में एक इकोलॉजी है ना, तो उसको परिवर्तन करने की क्या जरूरत है। मरुस्थल को मरुस्थल ही रहने दो, उसमें हम डिस्टर्ब ना करें। और क्या जरूरत है उसको फिर से मरुस्थलीकरण को रोकने की। तो कुछ पर्यावरणविद कहते हैं इससे और ज्यादा नुकसान होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि मरुस्थलीकरण को बढ़ने नहीं देना चाहिए। सबके अपने अपने विचार हैं। पारिस्थितिकी पर्यटन क्या होता है, तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो 1 वर्ष की कम अवधि के लिए अवकाश या अन्य उद्देश्य के लिए यात्रा कर रहा है, तो उस व्यक्ति के क्रियाकलापों को पर्यटन की संज्ञा दी गई है। यात्रा भ्रमण के दौरान हम देखते हैं कि वो जैविक अजैविक सभी जो पर्यावरण का आनंद लेता है, पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रभावित किए बिना लिया जा सकता है। तो अगर हम कहीं जाते हैं तो उसके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना करें, उसकी इकोलॉजी को डिस्टर्ब ना करें। जैसे कि लद्दाख वाले में केस में उन्होंने कहा था, सोनम वांगचुक जी ने, कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सेंसिटिव है, यहाँ लद्दाख की इकोलॉजी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो लोग यहाँ पे पर्यटन के लिए आते हैं और यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, कचरा फैलाते हैं, और उसके बाद में यहाँ की पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ की जैव विविधता डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहीं कहीं पे हमें पे क्या, हर जगह ये ध्यान रखना चाहिए कि पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के साथ हमें मेलजोल करते हुए कार्य होना चाहिए। इसमें देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरणीय रुचि के दर्शकों की पर्याप्त संख्या, पारिस्थितिकी को प्रभावित न करने वाले क्रियाकलाप और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी प्रमुख तत्व है। तो वहाँ के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए बिना पर्यटन का जो है लाभ लिया जाए। संरक्षण, सततता को और जैव विविधता, पर्यावरण, पर्यटन के 3 अंतर संबंधित पहलू हैं। क्या क्या है? संरक्षण, पहले तो संरक्षण, दूसरा सततता, और तीसरा है जैव विविधता। नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति देखिए 2015, 1 मई 2015 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2002 की राष्ट्रीय पर्यटन नीति के स्थान पर नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2015 का मसौदा जारी किया गया था। तो राष्ट्रीय पर्यटन नीति को थोड़ा करंट से अपडेट कर लेना है। इसमें राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 पर पुनः ध्यान केंद्रित करते हुए ठोस कार्य योजना के साथ सतत एवं उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से पर्यटन के विकास पर बल दिया गया था। इसमें एक राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को ये देखिए कहीं ना कहीं पे इसकी बैठक होती है और वहाँ पे इकोसिस्टम रेस्टोरेशन से रिलेटेड बात की जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का एक्चुअली थीम था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, और ये समय समय पे 5 जून पे आपको बताना है कमेंट करके कि इस बार का 5 जून का कहाँ हुआ था। तो देखते हैं कि वर्ष 2026 का हम देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ मनाया गया था। अजरबैजान की राजधानी 2026 बाकू कहाँ है? अजरबैजान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी बाकू, यहाँ मनाया गया था 2026 का। और इसका थीम क्या था देखा जाए, इस वर्ष का विषय क्या था? तो क्लाइमेट एक्शन इसका थीम था। तो क्लाइमेट एक्शन में जलवायु परिवर्तन की जो भी चुनौतियां होती हैं उससे निपटने के लिए और जो हमारा ग्रीन फ्यूचर है, हरित भविष्य को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे विचार किया गया है। तो ये था इस बार का। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट भी देखेंगे तो खतरनाक था हमारा। हम देख रहे थे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इसमें जो भारत है वो विश्व के 6वें सबसे ज्यादा प्रदूषित देश में आता है, और जो न्यू दिल्ली हमारी राजधानी है ये विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी, मतलब फर्स्ट नंबर पे है, सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी यही है। और शहर देखेंगे तो गाजियाबाद ये भी फर्स्ट नंबर पे है। तो सभी चीजों में हम टॉप कर रहे हैं। कितनी बुरी स्थिति है हमारी कि प्रदूषण को लेकर के कितना हम सेंसिटिव है। ये हमारी मजबूरी भी है क्योंकि हम है विकासशील देश है, हमें करना है विकास। इसके लिए फैक्ट्री की स्थापना करना और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रदूषण को, एनवायरनमेंट को ताक पे रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसलिए सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उसमें हम देखेंगे तो मोस्टली एयर क्वालिटी इंडेक्स सबका खराब ही है। और टॉप 10 के जो जितने भी कंट्रीज हैं या फिर टॉप 10 के जो शहर हैं वो मोस्टली एशिया और दक्षिण एशियाई देशों के ही हैं। तो इस तरीके से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। और पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो इसमें यहाँ से
मेंस राइटिंग में भी काफ़ी हमको हेल्प मिल सकती है। तो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।